तो जैसा कि आप सब जानते हैं, आईएफएस निरंतर दैनिक वेबिनार आयोजित करता है। हिंदी में हमारा सेशन होता है 7:30 से 8:30, 8:30 से 9:30 हमारा इंटरनेशनल इंग्लिश सेशन और 9:30 से 10:30 हमारा लोकल मलयालम सेशन होता है। आज की जो हमारी गेस्ट स्पीकर हैं वे हैं डॉक्टर पूनम बी शिंदे। डॉक्टर पूनम का मैं बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आईएफएस फोरम पे। डॉक्टर पूनम बीएचएमएस हैं, एमडी होम्योपैथ और पीएचडी हैं। और फिलहाल वे सोनाजी राव क्षीर सागर होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज बीड महाराष्ट्र में एज एसोसिएट प्रोफेसर इन पीडियाट्रिक्स डिपार्टमेंट के रूप में कार्यरत हैं। ये साथ साथ पोस्ट ग्रेजुएट टीचर के रूप में भी इनको मान्यता प्राप्त है और पीजी विद्यार्थियों को गाइड और परीक्षक के रूप में भी अपनी सेवाएं दे रही हैं। इनके दो मेन रिसर्च पेपर्स पब्लिश हुए हैं। एक एफिकेसी ऑफ होम्योपैथिक मेडिसिन इन एलर्जिक राइनाइटिस इन पीडियाट्रिक एज ग्रुप 4 to 14 years randomized control trial, जो क्लासिकल साइंस पीयर रिव्यू जर्नल में पब्लिश हुआ था। और एक होम्योपैथिक अप्रोच टू ओटाइटिस मीडिया इन चिल्ड्रन, जो न्यू लाइफ हीराबंद के बायलिंगुअल मेडिकल जर्नल वॉल्यूम 12 इशू 8 में प्रकाशित हुआ। तो पीडियाट्रिक्स में इनकी स्पेशलाइजेशन है। तो आज का टॉपिक जो भी है वो भी पीडियाट्रिक्स से रिलेटेड है, मियास्मेटिक ब्लॉक्स इन पीडियाट्रिक केसेस, आइडेंटिफिकेशन एंड मैनेजमेंट। तो डॉक्टर पूनम, आप स्टार्ट कर सकते हैं अपना सेशन। स्क्रीन शेयर कर सकती हूँ मैम? बिल्कुल बिल्कुल। ओके, एम आई ऑडिबल? यस यस। So the today's topic is good evening everybody. So the today's topic is miasmatic blocks in pediatric cases, identification and management. Myself Dr. Poonam Shinde, MD Homeopathy in Pediatrics. तो पीडियाट्रिक्स बाल चिकित्सा का संबंध शिशुओं, बच्चों और किशोरों के स्वास्थ्य, उनके विकास और उनकी पूर्ण क्षमता को प्राप्त करने के अवसरों से है। बाल चिकित्सा में जन्म से लेकर युवा अवस्था मतलब 18 साल की वर्ष तक के बच्चों में शारीरिक, मानसिक और सामाजिक स्वास्थ्य समस्याओं की रोकथाम, निदान और उपचार शामिल है। तो जो पीडियाट्रिशियन है मतलब बाल रोग विशेषज्ञ, उनको न केवल विशिष्ट अंग प्रणाली और जैविक प्रक्रियाओं पर ध्यान देना चाहिए, बल्कि एनवायरमेंटल एंड सोशल इन्फ्लुएंस मतलब पर्यावरणीय और सामाजिक प्रभावों पर भी ध्यान देना चाहिए, जिनका बच्चों और उनके परिवारों के शारीरिक, भावनात्मक, मानसिक स्वास्थ्य और सामाजिक कल्याण पर गहरा प्रभाव पड़ता है। होम्योपैथी होम्योपैथी ये हम सबको पता है, डॉक्टर सैमुअल हैनीमन द्वारा प्रतिपादित एक चिकित्सा पद्धति है जो मेनली दो सिद्धांतों पर आधारित है। फर्स्ट वन इज सिमिलिया सिमिलिबस क्यूरेंटर मतलब लाइक क्योर्स लाइक, समान से समान का उपचार, जिसका अर्थ है कि किसी विशेष लक्षण वाले रोगी का उपचार होम्योपैथिक दवा से किया जाता है जो स्वस्थ व्यक्तियों में लक्षण उत्पन्न करती है। और सेकंड वन इज लॉ ऑफ मिनिमम डोज मतलब न्यूनतम खुराक का नियम। होम्योपैथिक दवाएं बार बार डाइल्यूशन और सबकशन मतलब बार बार तनुकरण और हिलाने के बाद भी अपनी जैविक सक्रियताएं बनाए रखती है, यहाँ तक कि जब वो एवोगैड्रो नंबर से भी अधिक डाइल्यूट की जाती है तब भी वो अपनी जैविक सक्रियताएं बनाए रखती है। अब आज के टॉपिक का माइस्मेटिक ब्लॉक बाल चिकित्सा में फिजिशियंस को मतलब चिकित्सकों को अक्सर ये मामले देखने को मिलते हैं जिनमें जो निर्धारित दवा है वो असर नहीं करती है, लक्षण पूरी तरह से ठीक नहीं होते हैं, इनकम्प्लीट क्योर होता है, डिसीज रिटर्न्स रिपीटेडली मतलब रोग बार बार होते हैं, और क्लिनिकल इम्प्रूवमेंट जो होता है मतलब नैदानिक सुधार वो शॉर्ट लिव्ड होता है मतलब अल्पकालिक होता है। तो ऐसे सिचुएशन में माइasthmatic अवरोधों की उपस्थिति का संकेत देती है।
जो होम्योपैथिक दवाओं के उपचार के होम्योपैथिक दवाओं के उपचारात्मक प्रभाव में बाधा डालती हैं। इसलिए बच्चों में गहन और स्थायी रूप से अ, उपचार प्राप्त करने के लिए ऐसे माइजेमेटिक अवरोधों की पहचान और उसका मैनेजमेंट मतलब प्रबंधन को समझना अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। तो ऑब्जेक्टिव्स फॉर द टुडेज टॉपिक आर हमें टू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट ऑफ माइजेमेटिक ब्लॉक, मतलब माइजेमेटिक अवरोधों की अवधारणा को समझना। दूसरा, टू आइडेंटिफाई माइजेमेटिक ब्लॉक्स मतलब अवरोधों की पहचान करना। माइजेमेटिक अवरोधों के नैदानिक संकेत जो है, इंडिकेटर्स जो है, उनको सीखना और उनकी मैनेजमेंट स्ट्रेटेजी क्या है, मतलब उसकी रणनीतियों पर भी चर्चा करना। अब माइज्म क्या है? तो माइज्म जो कंसेप्ट है वो डॉक्टर सैमुअल हैनीमन द्वारा प्रस्तुत की गई है। होम्योपैथी में दीर्घकालीन रोगों की अवधारणा डॉक्टर सैमुअल हैनीमन द्वारा अपनी पुस्तक थ्योरी ऑफ क्रॉनिक डिसीजेस में वर्णित माइज्म के सिद्धांतों पर आधारित है। हैनीमन के डॉक्टर सैमुअल हैनीमन के अनुसार जो दीर्घकालीन रोग है मतलब क्रॉनिक डिसीजेस, वो अंडरलाइन कोई डायनामिक सिचुएशन मतलब अंतर्निहित गतिशील रोग अवस्थाओं से उत्पन्न होते हैं, जिन्हें मायाजम कहा जाता है, जो शरीर की स्वास्थ्यता बनाए रखने की क्षमता में बाधा डालते हैं। और ये जो मायाजम है जो अंडरलाइन डिसीज टेंडेंसीज है मतलब अंतर्निहित रोग प्रवृत्तियों के रूप में कार्य करते हैं, जो लक्षणों की अभिव्यक्ति और उपचार की प्रतिक्रिया को भी प्रभावित करते हैं। तो द डेफिनेशन ऑफ मायाजम इज, मायाजम एक गतिशील रोग प्रभाव है जो किसी व्यक्ति को दीर्घकालीन रोगों के प्रति संवेदनशील बनाता है। अब माइजमेटिक ब्लॉक क्या है? माइजमेटिक ब्लॉक किसी अंडरलाइन अंतर्निहित दीर्घकालीन मयाजम या सप्रेशन मतलब दमित रोग अवस्था के प्रभुत्व के कारण एक सांकेतिक वेल इंडिकेटेड होम्योपैथिक रेमेडी के प्रभाव में आने वाली बाधा है। दैट इज माइजमेटिक ब्लॉक। इस इस कंसेप्ट को डॉक्टर जेटी केंट और जे एच एलन ने भी एलाबरेटली एक्सप्लेन किया है। केंट के दृष्टिकोण से, हाँ, अ, जो उन्होंने अपने लेक्चर्स ऑन होम्योपैथिक फिलोसफी में बताया गया है कि गंभीर दीर्घकालीन मायाजम के उपचार में आने वाली बाधा, उस पे उन्होंने डिस्कशन किया है। वो डॉक्टर केंट इस बात पर जोर डॉक्टर केंट ने इस बात पर जोर दिया है कि दीर्घकालीन रोग अंतर्निहित मायाज्मेटिक विकार से उत्पन्न होते हैं। यदि प्रमुख मायाज्म और उपचार यदि जो डोमिनेंट मायाज्म है, प्रमुख प्रमुख मायाज्म का उपचार नहीं किया जाता तो सांकेतिक दवा अप्रभावी हो सकती है। तो फिजिशियन को मतलब चिकित्सक को लक्षणों के पीछे छिपी हुई इस गंभीर मायाज्मेटिक अवस्था को पहचान आवश्यक है। उन्होंने समझाया कि कभी कभी सही ढंग से चुनी गई दवा भी कोई प्रतिक्रिया नहीं देती है, और जो इम्प्रूवमेंट है वो टेम्पररी और पार्शियल होता है, मतलब आंशिक या अस्थायी होता है, और लक्षण बार बार लौट आते हैं। ये जेटी केंट का व्यू है। तो इससे हमें ये संकेत मिलते हैं कि वाइटल फोर्स मतलब जीवनी शक्ति किसी गहरे मायाज्मेटिक प्रभाव से अवरुद्ध है। केंट ने इस बात पर जोर जोर दिया कि ऐसे मामलों में मायाज्मेटिक रोधी दवाओं या अधिक प्रभावी संविधानिक दवाओं मतलब कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज की आवश्यकता होती है। चिकित्सक को लक्षण के पीछे छिपी गहरी मायाज्मेटिक स्थिति को पहचानना चाहिए। डॉक्टर केंट ने समझाया कि कभी कभी सही ढंग से चुनी हुई दवा भी कोई प्रतिक्रिया नहीं देती। हम्म।
इसके बाद डॉक्टर जे एच आलन, इन्होंने मायाज्मेटिक अवरोध पर विस्तृत चर्चा की है। उन्होंने कहा है कि दीर्घकालीन मायाज्म रोग के मूल कारणों के रूप में कार्य करते हैं, जो उपचार प्रक्रिया में बाधा डालते हैं। एलन ने विशेष रूप से एक विशिष्ट मायाज्म की प्रमुखता, मायाज्म की परतों और मायाज्मेटिक रोधी उपचार की आवश्यकता पर बल दिया। एलन के अनुसार मायाज्मेटिक अवरोध के नैदानिक संकेतक है कि रोग का बार बार होना, त्वचा रोग का ठीक होना, मतलब त्वचा स्किन डिसीज डिसअपियरेंस एंड अस्थमा डेवलप। तो स्किन डिसीज त्वचा रोग का ठीक होना और अस्थमा होना, जैसी बदल इसके जैसी बदलती हुई रोग अवस्थाएं और कॉन्स्टिट्यूशनल उपचार की विफलता। एलन ने इस बात पर जोर दिया कि आनुवंशिक प्रभाव अंतर्निहित मायाज्मेटिक अवस्थाओं को प्रकट करते हैं। जो हेरिडेटरी इन्फ्लुएंस होते हैं हमारे, वो अंडरलाइन मायाज्मेटिक स्टेज को प्रकट करते हैं। तो इसका पीडियाट्रिक प्रैक्टिस में इम्पोर्टेंस क्या है? बच्चों में होम्योपैथिक दवा देते समय या प्रिस्क्राइब करते समय हमें कुछ खास चुनौतियां आती है, जिनके कारण है लक्षणों का पूरी तरह स्पष्ट न होना, रोगों का तेजी से बढ़ना, रैपिड डिसीज इवोल्यूशन, और सप्रेशन मतलब दमन के प्रति अत्याधुनिक संवेदनशीलता, और लक्षणों को ठीक से अ, बता पाने की सीमित क्षमता जो बच्चे में होती है, लिमिटेड एबिलिटी टू डिस्क्राइब द सिम्टम्स। तो इसकी वजह से हम रेमेडी करने में, टोटालिटी और रेमेडी प्रिस्क्राइब करने में हमें कोई अड़चन आती है। तो मायाज्मेटिक अवरोध की पहचान न कर पाने से ये हो सकता है कि बार बार दवा का असर न होना, रोगों का दीर्घकालीन रूप से बढ़ना, और कई दवाओं का एक साथ इस्तेमाल करना, पॉलीफार्मेसी। तो इसलिए फिर मायाज्मेटिक अवरोधों की पहचान सफल उपचार के लिए आवश्यक है। तो ये बच्चों में मायाज्मेटिक इंफ्लुएंस के पैटर्न्स क्या है, मायाज्मेटिक प्रभाव के पैटर्न क्या है बच्चों में? तो बच्चों में आमतौर पर चार प्रमुख मायाज्मेटिक प्रवृत्तियां देखी जाती है: सोरिक, साइकोटिक, सिफिलिटिक और ट्यूबरकुलर। इसमें फर्स्ट वन इज सोरिक मायाज्म। तो सोरिक मायाज्म, इसकी विशेषताएं क्या है कि फंक्शनल डिस्टर्बेंसेस मतलब कार्यात्मक गड़बड़ी होना। एक स्ट्रक्चरल डिस्टर्बेंसेस होते हैं और दूसरा फंक्शनल डिस्टर्बेंसेस होता है। तो ये कार्यात्मक गड़बड़ी होती है। असंवेदनशीलता, अति संवेदनशीलता, सॉरी, हाइपर सेंसिटिविटी। थर्ड वन इज एलर्जी, और खुजली के जैसे कोई खुजली के साथ कोई स्किन इरप्शन पर या त्वचा पर दाने आना। तो इसके लिए सामान्य उपचारों में शामिल है सल्फर एंड सोडाइम मेडिसिन। दूसरा साइकोटिक माइग्रेन, इसके क्लिनिकल फीचर्स मतलब नैदानिक लक्षण: अतिवृद्धि की स्थिति, ओवर ग्रोथ कंडीशन, मस्से, वात, बार बार होने वाले संक्रमण, मोटापा और ग्रंथियों का बढ़ना। इसके सामान्य उपचारों में शामिल है पूजा ऑक्सीडेंटलिस एंड मेडेरिन मेडिसिन। थर्ड वन इज सिफिलिटिक मायाज्म। सिफिलिटिक मायाज्म के लक्षण है विनाशकारी डिस्ट्रक्टिव पैथोलॉजी, विनाशकारी रोग, हड्डियों का हड्डियों की विकृति, डिफॉर्मिटी जो होती है बोन में, अल्सर फॉर्मेशन और डेवलपमेंटल एनोमली एबनॉर्मलिटीज जो बच्चों में अक्सर पाई जाती है। इनकी सामान्य कॉमन इंडिकेटेड रेमेडीज है मर्थसोल एंड सिट्रीन। चौथा ट्यूबरकुलर मायाज्म, जो वेरी फ्रिक्वेंटली सीन इन चिल्ड्रन, मतलब बच्चों में ज्यादातर पाया जाता है। तो इसके लक्षण क्या है कि हाइपर एक्टिविटी, अति सक्रियता, फिर कमजोरी के साथ
रैपिड ग्रोथ विथ वीकनेस मतलब कमजोरी के साथ तीव्र वृद्धि, बार बार श्वसन के इन्फेक्शन, संक्रमण और लक्षणों में बदलाव, चेंजेबिलिटी ऑफ सिम्टम्स। इसकी कॉमन इंडिकेटेड रेमेडी ट्यूबरकुलिन। माइस्मेटिक ब्लॉक की पहचान के लिए नैदानिक विधियां। तो इसमें हमें क्या क्या क्लिनिकल मेथड्स हैं। तो पहला है डिटेल केस टेकिंग और वेल टेकन केसेस हाफ क्योर। तो डिटेल केस टेकिंग में प्रीनेटल हिस्ट्री मतलब प्रसव पूर्व इतिहास, जन्म इतिहास, टीकाकरण इतिहास, पारिवारिक रोग इतिहास, पूर्व दमन मतलब पास्ट सप्रेशन कोई है तो डिसीज का, ये इतिहास छिपे हुए मायाज्मेटिक प्रभावों को उजागर करने में सहायक होते हैं। उसमें पहला है प्रीनेटल हिस्ट्री मतलब प्रसव पूर्व इतिहास। प्रसव पूर्व इतिहास में मायाज्मेटिक वंशानुक्रम और बच्चे को प्रभावित करने वाले अंतर गर्भाशयी प्रभावों की जानकारी प्रदान करते हैं। गर्भावस्था के दौरान भ्रूण मातृ शारीरिक रोगों, मातृ भावनिक स्थिति मतलब मैटरनल इमोशनल स्टेट और मातृ औषधि के संपर्क, जो मेडिसिन मदर को ड्रग एक्सपोजर है या किसी अंडरलाइंग डिसीज के लिए जो मेडिसिन दी जा रही है, और मातृ मायाज्मेटिक स्थितियों से प्रभावित होता। तो ये फैक्टर्स क्या करते हैं, तो ये कारक जन्मजात मायाज्मेटिक प्रवृत्तियों में योगदान दे सकते हैं। मायाज्मेटिक प्रभाव का संकेत देने वाले संकेतकों के उदाहरण में शामिल है फॉर एग्जाम्पल, अगर मैटरनल ट्यूबरक्यूलोसिस मतलब टीबी होगा तो ट्यूबरक्यूलर मायाज्म, मदर को सिफिलिस होगा मैटरनल सिफिलिस तो सिफिलिटिक मायाज्म, या रिकरेंट इन्फेक्शन बार बार होने वाले इन्फेक्शन तो साइकोटिक मायाज्म, और गर्भावस्था के दौरान गंभीर तनाव या बीमारी तो ये इंडिकेट करता है स्टोरेज डिस्टर्बेंस में स्टोरेज के साथ। इसकी नैदानिक महत्वता क्या है? प्रसव पूर्व प्रभाव जो इस रूप में प्रकट हो सकता है, जैसे कि डेवलपमेंटल डिले, विकास में देरी, जन्मजात विकृतियां कंजेनिटल एनोमली, रिकरेंट इन्फेक्शन बार बार इन्फेक्शन होना और एलर्जी की प्रवृत्ति। ऐसे निष्कर्ष एक गंभीर मायाज्मेटिक बैकग्राउंड पृष्ठभूमि का संकेत देते हैं, जिसके लिए मायाज्मेटिक रोधी प्रतिबंधन की आवश्यकता है। दूसरा पॉइंट है बर्थ हिस्ट्री, जन्म इतिहास। इसका क्या महत्व है? जन्म इतिहास प्रसव के दौरान होने वाले उन आघातजन्य या रोग संबंधी घटनाओं की पहचान करने में सहायक होता है, जो वाइटल फोर्स को मतलब जीवनी शक्ति को प्रभावित करता है। महत्वपूर्ण पहलुओं में प्रसव का तरीका मतलब मोड ऑफ डिलीवरी नॉर्मल है, सिजेरियन है, जन्म का समय, प्रसवावरोध तो बर्थ एस्फिक्सिया हुआ था क्या, और समय से पहले जन्म प्रीमेच्योरिटी, जन्म आघात, हाँ बर्थ के दौरान कोई प्रॉब्लम या नवजात संक्रमण और मायाज्मेटिक प्रभाव शामिल। कुछ जन्म संबंधी घटनाएं अंतर्निहित मायाज्मेटिक प्रवृत्तियों का संकेत देती है, जैसे कि जन्मजात विकृति, सिफिलिटिक मायाज्म, समय से पहले जन्म, जो अभी हमने ऊपर पॉइंट डिस्कस किए है उसका रिलेशन, जन्मजात विकृतियां सिफिलिटिक मायाज्म, समय से पहले जन्म प्रीमेच्योरिटी, ट्यूबरकुलर मायाज्म, बार बार होने वाले नवजात संक्रमण, साइकोटिक या अगेन ट्यूबरकुलर मायाज्म। तो जन्म इतिहास को समझने से शारीरिक कमजोरी की पहचान करने, गंभीर रोग संबंधी समस्याओं को समझने और उपयुक्त संविधानिक या एंटीमाइग्मेटिक रेमेडी उपचार का चयन करने में हमें मदद मिलती है।
तीसरा है टीकाकरण का विषय, मतलब वैक्सीनेशन। कि इसका इम्पोर्टेंस क्या है कि टीकाकरण का इतिहास संभावित कारणों की पहचान करने या उपचार में बाधाओं को दूर करने में महत्वपूर्ण है। कुछ बच्चों में टीकाकरण के बाद त्वचा पर दाने आने, बार बार श्वसन का संक्रमण होना, बिहेवियरल चेंजेस मतलब व्यवहार में परिवर्तन होना, एलर्जी संबंधी विकार जैसे लक्षण विकसित हो जाते हैं आफ्टर वैक्सीनेशन मतलब टीकाकरण के बाद। ये प्रतिक्रियाएं जैविक शक्ति में गड़बड़ी कर सकती है, वाइटल फोर्स में डिस्टर्बेंस के संकेत देती है। यदि टीकाकरण के बाद लक्षण दिखाई देते हैं या बिगड़ जाते हैं तो चिकित्सक को इन बातों का विचार करने में सहायता मिलती है कि टीके के संबंधी कोई सप्रेशन है, मतलब दमन है, अंतर्निहित कोई एंटीमाइजमेटिक संवेदनशीलता है, और इसका हमें प्रबंधन में भूमिका मतलब रूल मैनेजमेंट में इसका हमें उपयोग होता है। तो प्रबंधन में क्या क्या हम इंक्लूड कर सकते हैं, तो लक्षणों की समग्रता के आधार पर व्यक्तिगत उपचार, आवश्यकता अनुसार माइजमेटिक रोधी दवाएं उपचार की प्रतिक्रिया, सावधान पूर्वक अवलोकन। ये हम मैनेजमेंट के दौरान ये पॉइंट्स हम इससे ज्यादा ध्यान दे सकते हैं। इसके साथ चौथा है फैमिली डिसीज हिस्ट्री, मतलब पारिवारिक रोग इतिहास। माइस्मेटिक प्रवृत्तियों को की पहचान करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण उपकरण में से एक है फैमिली डिसीज हिस्ट्री। तो जेस एलन की पुस्तक द क्रॉनिक मैनेजमेंट के अनुसार हेरिडेटरी मतलब वंशानुगत प्रभाव रोगी में प्रमुख क्रॉनिक मायाजन को प्रकट करते हैं, जैसे कि ट्यूबरकुलोसिस, टीबी, ट्यूबरकुलर मायाजन, गोनोरिया, सिफिलिस, सिफिलिटिक साइकोटिक मायाजन, सिफिलिस डिसीज, सिफिलिटिक मायाजन, एलर्जी और त्वचा रोग, टोरिक मायाजन जैसे सामान्य मैग्नेटिक संकेतक है। तो ये स्ट्रॉन्ग फैमिली हिस्ट्री हमेशा एक्सप्लेन करता है कि एक स्ट्रॉन्ग फैमिली हिस्ट्री इसको स्पष्ट करता है कि प्रारंभिक शुरुआत वाला क्रॉनिक रोग मतलब जो अर्ली ऑनसेट ऑफ क्रॉनिक डिसीज होता है, बार बार होने वाले संक्रमण, उपचारों के प्रति प्रति कम प्रतिक्रिया, ऐसे मामलों में अक्सर माइस्मेटिक रोगी उपचार की आवश्यकता है। उसके बाद आता है पास सप्रेशन है, मतलब दमन का पूर्व इतिहास। पूर्व इतिहास दमन का पूर्व इतिहास सप्रेशन ये एक अवरोध से सबसे आम कारणों में से एक है। हाँ, रोग के लक्षण को बार बार दबाने से रोग शरीर में और गहराई तक फैलता है। दमन के उदाहरण में त्वचा रोगों के लिए स्टीरॉयड क्रीम का लगाना एप्लीकेशन, फिर बार बार एंटीबायोटिक्स का उपयोग कोई भी इन्फेक्शन में, हाँ रेस्पिरेटरी हो चाहे गियार्डी हो, त्वचा रोग त्वचा पर जो इरप्शंस आते हैं, त्वचा के इरप्शंस को दबाना और बार बार ज्वर नाशक दवाओं एंटीपायरेटिक मेडिसिन फीवर के लिए बुखार के लिए जो यूज की जाती है उसका उपयोग शामिल है। दमन के कुछ संकेत इस प्रकार हो सकते हैं। त्वचा रोग के बाद अस्थमा होना, मतलब त्वचा का सप्रेशन होकर इसका अस्थमा डेवलपमेंट, डायरिया, दस्त के बाद त्वचा पर कोई इरेप्शन होना, या फिर सप्रेशन के बाद रिकरेंट इन्फेक्शन आना, किसी भी मेजर डिसीज के सप्रेशन के बाद बार बार इन्फेक्शन आना। ये पैटर्न माइग्मेटिक अवरोध के कारण उपचार में बाधा का संकेत देते हैं। रोल इन आइडेंटिफिकेशन और मैनेजमेंट ऑफ माइग्मेटिक ब्लॉक, मतलब माइग्मेटिक अवरोध की पहचान और प्रबंधन में भूमिका। ये जो अभी तक की हमने हिस्ट्री सीखी है, तो ये सभी हिस्ट्री
चिकित्सक को अंतर्निहित अंडरलाइन मायास्मेटिक कोई टेंडेंसीज मतलब अंतर्निहित मायास्मेटिक प्रवृत्तियां, रोग उत्पन्न करने वाले कारकों, उपचार में बाधा डालने वाले सभी कारणों और प्रमुख मायास्मेटिक परत को पहचानने में मदद करते हैं। इससे मायास्मेटिक अवरोध का सटीक निदान संभव होगा। एक बार मायास्मेटिक पृष्ठभूमि की पहचान हो जाने के बाद प्रबंधन में स्थायी कारणों को दूर करने और मायास्मेटिक रोधी उपचार शामिल हो सकते हैं। हाँ, मायास्मेटिक अवरोध को दूर करने के बाद संवैधानिक उपचार मतलब कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन प्रभावी ढंग से कार्य कर सकता है और गहन उपचार प्रदान करता है। उसके बाद अब क्लिनिकल मेथड क्या है टू आइडेंटिफाई द मायास्मेटिक ब्लॉक। मायास्मेटिक ब्लॉक पहचानने के लिए नैदानिक विधि, इसमें मायास्मेटिक एनालिसिस इंपॉर्टेंट है। तो मायास्मेटिक एनालिसिस मतलब मायास्मेटिक विश्लेषण। तो ये क्या है, तो रोगी के लक्षणों, इतिहास और रोग विज्ञान का व्यवस्थित मूल्यांकन, जिसका उद्देश्य रोग प्रक्रिया को प्रभावित करने वाले मुख्य अंतर्निहित अंडरलाइन मायास्मेटिक प्रभाव का निर्धारण करना। क्या कहा मैंने अभी? मायास्मेटिक विश्लेषण रोगी के लक्षणों, इतिहास और रोग विज्ञान का व्यवस्थित मूल्यांकन है, जिसका उद्देश्य रोग प्रक्रिया को प्रभावित करने वाले मुख्य अंतर्निहित मायास्मेटिक प्रभाव का निर्धारण करना है। इस डेफिनेशन को, इस कंसेप्ट को डॉक्टर जेसी केंट और जे एलन ने आगे बढ़ाया। वो कहते हैं कि इन मायास्मेटिक एनालिसिस, मायास्मेटिक विश्लेषण में लक्षणों का विश्लेषण मायास्मेटिक विशेषताओं के अनुसार किया जाता है। बच्चों में अक्सर ये लक्षण दिखाई देते हैं कि इनकम्प्लीट सिम्टम्स मतलब अपूर्ण लक्षण, तीव्र आवर्ती बीमारियां, एक्यूट रिकरिंग इलनेसेस और सीमित मानसिक लक्षण, लिमिटेड मेंटल सिम्टम और रोग की तीव्र प्रगति। कोई पैथोलॉजिकल डिसीज हो तो उसमें रैपिड प्रोग्रेशन होता है। इसलिए प्रमुख मायाजम की पहचान चिकित्सक को रोग के मूल कारण को समझने में सहायक होती है। इसके बाद आता है कि मायास्मेटिक, इसलिए मायास्मेटिक अवरोधों को पहचाने और उपयुक्त मायास्मेटिक रोधी दवाओं का चयन करना हमारे लिए महत्वपूर्ण रहता है। अब मायास्मेटिक एनालिसिस के मायास्मेटिक विश्लेषण के उद्देश्य क्या है? प्राथमिक उद्देश्यों में प्रमुख मायाजम की पहचान, मायास्मेटिक परतों की पहचान, इलाज में आने वाली बाधाओं का पता लगाना, दवाओं के चयन में मार्गदर्शन करना, दीर्घकालीन उपचार रणनीति की योजना बनाना, ये हमारे मायास्मेटिक एनालिसिस उद्देश्य। इसमें अब कंपोनेंट क्या क्या आते हैं, तो घटक क्या क्या है? तो मायास्मेटिक विश्लेषण में रोगी के मामले में कई पहलुओं का मूल्यांकन शामिल है। इसमें पहला आता है सिम्टम एनालिसिस मतलब लक्षण विश्लेषण। तो ये क्या है? लक्षणों को उनके मायास्मेटिक लक्षणों के आधार पर वर्गीकृत किया जाता है, क्लासिफाई किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, खुजली वाले दाने जो है तो वो टोरिक हो गए, मस्से वाट या फिर ओवर ग्रोथ है, अतिवृद्धि, वो साइकोटिक हो गई, अल्सरेशन है या डिस्ट्रक्शन है तो वो सिफिलिटिक हो गया। और बार बार होने वाली संक्रमण, ये रिकरेंट इन्फेक्शन ट्यूबरकुलर हो गई। इससे प्रमुख मायास्मेटिक प्रभाव का निर्धारण करने में हमें मदद मिलती है। दूसरा, पैथोलॉजिकल एनालिसिस, रोग संबंधी विश्लेषण। रोग संबंधी विश्लेषण में रोग संबंधी परिवर्तन, मायास्मेटिक इन्वॉल्वमेंट के बारे में महत्वपूर्ण हमें सुराग प्रदान करता है। जैसे कि फंक्शनल डिस्टर्बेंसेस मतलब कार्यात्मक गड़बड़ी हो गई से पूरा, हाइपरप्लाजिया और ओवरग्रोथ मतलब अतिवृद्धि हो गई तो साइटोसिस, टिश्यूज का डिस्ट्रक्शन हो गया सिफिलिटिस,
और विनाश हो गया तो सिफिलिटिस, और डिजनरेशन विथ वीकनेस हो गया, मतलब कमजोरी के साथ वीकनेस हो गया इससे ट्यूबरकुलर में। इसके बाद फैमिली हिस्ट्री एनालिसिस, पारिवारिक इतिहास विश्लेषण। फैमिली हिस्ट्री में हेरिडिटरी मतलब वंशानुगत मायाजन संबंधी प्रवृत्तियों की पहचान करने में सहायक होता है। उदाहरण के तौर पर ट्यूबरकुलोसिस, ट्यूबरकुलर मायाजन, गोनोरिया, साइटिस, सिफिलिस, सिफिलिटिक मायाजन, और किसी भी प्रकार की एलर्जी, टोरिक मायाजन। जेट एलन के अनुसार ये हेरिडेटरी मतलब वंशानुगत प्रभाव अक्सर प्रमुख दीर्घकालीन मायाजन को प्रकट करें। इसके बाद आता है इटियोलॉजिकल एनालिसिस, मतलब कारक विश्लेषण विश्लेषण। इसमें क्या आता है कि कुछ कारण संबंधी कारक मायाजन संबंधी प्रभाव का संकेत देते हैं। तो इटियोलॉजिकल फैक्टर जो है, तो वो मायाजनेटिक प्रभाव का संकेत देते हैं, जो इस प्रकार से हैं कि प्रीनेटल इंफ्लुएंसेस मतलब प्रसव पूर्व प्रभाव, जन्म आघात, बर्थ ट्रॉमा, टीकाकरण की प्रतिक्रिया, टीकाकरण के दौरान इसके बाद में कोई प्रतिक्रिया है, पास्ट सप्रेशन मतलब अतीत में कोई दमन, ये कारक मायाजन संबंधी गड़बड़ी उत्पन्न कर सकते हैं, जो उपचार क्रिया में भी बाधा उत्पन्न कर सकते हैं। इसलिए उनको रूल आउट करना जरूरी है। और इसके बाद रेमेडी रिस्पॉन्स एनालिसिस मतलब उपचार विश्लेषण, उपचार प्रतिक्रिया विश्लेषण। इसमें रोगी की उपचारों के प्रति प्रतिक्रिया का अवलोकन, मूल्य, जो इम्पोर्टेंस वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन है, मूल्यवान जानकारी प्रदान करता है। माइस्मेटिक अवरोधों के संकेतकों में शामिल है। इसमें अच्छी तरह से जो वेल सेलेक्टेड रेमेडी है, अच्छी तरह से चयनित उपचार की विफलता, अस्थायी सुधार के बाद लक्षणों का फिर से उभरना, लक्षणों का बार बार प्रकट होना, इस प्रकार के पैटर्न अंतर्निहित मायाज्मेटिक प्रभाव मतलब अंडरलाइन मायाज्मेटिक प्रभाव के प्रभुत्व का संकेत देते। अब उसके बाद स्टेप्स आते हैं इन परफॉर्मिंग मायाज्मेटिक एनालिसिस, मतलब ये मायाज्मेटिक विश्लेषण तीन चरणों में किया जाता है। इसमें फर्स्ट स्टेप है कि अभी जैसे हमने डिस्कस किया डिटेल केस स्टडी। इसके बाद स्टेप टू है सिम्टोमेटिक सिम्टम इवैल्यूएशन मतलब लक्षणों का मूल्यांकन, अ, लक्षणों का मूल्यांकन और उसका विश्लेषण। तो इसका एनालिसिस हम केस टेकिंग के दौरान करते हैं। मेंटल सिम्टम्स, फिजिकल जनरल, पर्टिकुलर सिम्टम्स, ग्रेडेशन जिसे हम बोलते हैं। तो उसमें पहले मानसिक लक्षण आते हैं सबसे पहले, उसके बाद शारीरिक सामान्य लक्षण, और उसके बाद विशिष्ट लक्षण जो अ, अभी प्रेजेंट जो डिसीज है उससे रिलेटेड। इसके बाद तीसरा चरण में आइडेंटिफिकेशन ऑफ मायाज्मेटिक कैरेक्टरिस्टिक्स मतलब मायाज्मेटिक लक्षणों की पहचान, लक्षणों की तुलना क्लासिकल मायाज्मेटिक लक्षणों से करें। इसमें उदाहरण के तौर पर अगर हाइपर सेंसिटिविटी हो बच्चों में तो इसका सोरा से कंपेयर करें, ओवरग्रोथ हो तो साइकोसिस से, डिस्ट्रक्शन हो तो अभी सिफिलिस से, और बार बार कोई इन्फेक्शन होता है तो ट्यूबरकुलोसिस में। चौथा चरण में स्टेप है प्रमुख मायाजन का निर्धारण, पहचाने कि कौन सा मायाजन सबसे अधिक प्रबल है। वो, अ, ये एनालिसिस होने के बाद मतलब एक डोमिनेंट मायाजन है और अंडरलाइन है, तो इसमें जो कौन सा मायाजन अधिक प्रभावशाली है ये हमें सिम्टम्स के एनालिसिस के बाद पता चलता है। इसके बाद मायाज्मेटिक अवरोध का पता लगाना, अवरोध की संभावना पर विचार करें। तो ये सब करना है जब उपचार बार बार विफल होता है, लक्षण बार बार उभरते हैं और रोग विभिन्न रूप में बदलता रहता है, डिफरेंट फॉर्म्स में डिसीज अल्टरनेट होता है।
मैथमेटिक एनालिसिस का रोल क्या है कि मैथमेटिक अवरोध की पहचान में मैथमेटिक विश्लेषण की भूमिका। मैथमेटिक विश्लेषण कुछ चीजों को उजागर करके अवरोधों की पहचान करने में सहायक होता है। जैसे कि प्रमुख मैथमेटिक प्रभाव, छिपी हुई वंशानुगत प्रवृत्तियां, हेरिडिटरी टेंडेंसी, दमन प्रेरित विकृति और त्वरित दीर्घकालीन रोग अवस्थाएं। यह समझने में सहायक होता है कि प्रतिशत से निर्धारित किए जाने के बावजूद भी उपचार कभी कभी विफल क्यों हो जाता है। तो इसके प्रिंसिपल क्या है मैथमेटिक अवरोधन के अवरोध के प्रबंधन के सिद्धांत। उसमें प्रबंधन कई शास्त्रीय सिद्धांतों पर आधारित है। प्रमुख मायाजन की पहचान, इसके कारण को दूर करना, मैथमेटिक रोधी दवाओं का उपयोग, आवश्यकता पड़ने पर समवर्ती मतलब इंद्रकरण दवाओं का एडमिनिस्ट्रेशन प्रशासन और अनुक्रमिक संविधानिक उपचार जिसे हम सीक्वेंशियल कॉन्स्टिट्यूशनल ट्रीटमेंट कहते हैं। ये चरण शरीर की सामान्य प्रतिक्रिया को बहाल करने में हमें मदद करती है। एंटी माइग्रेशन, इसमें एंटी माइग्रेशन रेमेडीज मतलब जो माइग्रेशन उपचार वे औषधियां हैं जो गंभीर दीर्घकालीन रोगी प्रवृत्ति पर कार्य करने में सक्षम है। ये औषधियां विशिष्ट माइग्मेटिक अवस्थाओं के अनुरूप होती हैं। जैसे कि अभी तक मैंने उदाहरण दिए कि सल्फर और फ्लोराइड तो इस औषधियां इसमें हाइपर एक्टिविटी, खुजली वाली इरेक्शन और फंक्शनल डिस्टर्बेंस और एलर्जी ऐसी प्रवृत्तियां हैं। इसके बाद मुझे ऑक्सीडेंटल और मेडोरिनम जैसी साइकोटिक औषधियां ये अधिवृद्धि मतलब ओवरग्रोथ कंडीशन, बार बार इंफेक्शन और मस्तिष्क जो आते हैं और ग्रंथियों का बढ़ना, ये संकेतिक होते हैं। इसके बाद थर्ड वन स्पेसिफिक रेमेडीज लाइक मर्क इसके इंडिकेशन में विनाशकारी रोग अल्सर जो है हड्डियों की विकृतियां या फिर उसमें जो सिफिलिटिस है मेडिसिन मर्सोल और सिफिलिमेंट वो उसके इंडिकेशन मिलते हैं। और लास्ट वन है ट्यूबरकुलिन, ट्यूबरकुलिन तो उसमें संकेत की बार बार रेस्पिरेटरी इंफेक्शन, हाइपर एक्टिविटी और रैपिड ग्रोथ में वीकनेस मतलब कमजोरी के साथ फीवर। यूज ऑफ इंटर करंट मेडिसिन मतलब अंतर्वर्ती औषधियों का प्रयोग। अंतर्वर्ती औषधियाँ वे औषधियाँ जो संविधानिक औषधियाँ मतलब कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज के बीच में अवरोधों को दूर करने या औषधि के प्रभाव को उत्तेजित करने के लिए दी जाती है। इनका उपयोग तब किया जाता है जब एक वेल सेलेक्टेड रेमेडी अपना प्रभाव नहीं दिखा सकती और सुधार के समय से पहले ही इसका प्रभाव रुक जाता है तो सही औषधि देने के लिए बाद में भी ये जो लक्षण अपरिवर्तित रहते हैं। तो इसमें इनका रेटिकेंट के अनुसार जो ये इंटरफेरेंट मेडिसिन है इनके मामले को सुलझाने और औषधि की प्रतिक्रियाशीलता को बहाल करने में सहायक होती है। सामान्य तौर पर अंतर्वर्ती औषधियां है सल्फर, ट्यूबरकुलिन और मेडोरिन। ये औषधि अक्सर सिंगल डोज में दी जाती है मतलब एकल खुराक में दी जाती है और बाद में ऑब्जर्वेशन किया जाता है लॉन्ग टर्म। इसके साथ ही नोजल्स का उपयोग। नोजल्स क्या है तो नोजल्स आर द प्रिपरेशन मेड फ्रॉम डिसीज प्रोडक्ट मतलब नोजल्स रोगों के उत्पादों से निर्मित औषधियां हैं।
और विशेष रूप से उन मामलों में उपयोगी है जिनमें आनुवंशिक या संक्रामक रोग ज्यादा प्रबल होते हैं। टोरिनम, मेडोरिनम, सेसिलिनम और ट्यूबरकुलोसिस, ये कुछ मेजर के एग्जाम्पल। तो इनके इंडिकेशन क्या है, मतलब इनके संकेत, ये तब उपयोगी होता है जब दीर्घकालीन रोग का प्रबल पारिवारिक इतिहास हो, रोग बार बार होता है, उपचार का प्रभाव बार बार विफल होता है और संक्रामक रोग के स्पष्ट लक्षण मौजूद होते हैं। ये गहन संक्रामक अवरोध को दूर करने और उपचार की प्रभावशीलता से बहाल करने में सहायक होते हैं। सस्टेनेबिलिटी का इसमें ये होता है जी। एड्रेसिंग द सप्रेशन मतलब दमन का समाधान। बच्चों में माइस्मेटिक ब्लॉकेज का एक प्रमुख कारण सप्रेशन है। सामान्य तौर पर दमनकारी कारकों में बार बार एंटीबायोटिक्स, कॉर्टिकोस्टेरॉइड क्रीम या फिर एंटीपायरेटिक मतलब फीवर के लिए यूज, बुखार के लिए यूज होने वाली दवाओं का बार बार उपयोग और त्वचा रोग पर होने वाले इरप्शन का सप्रेशन शामिल है। दमन विकार स्व प्रतिरक्षित स्थितियां बार बार होने वाले संक्रमण है। तो इसके मैनेजमेंट के लिए क्या चाहिए, तो दबाव वाली स्थितियां मतलब सप्रेशन वाली कंडीशन जो है, दबाव वाली स्थितियों की सावधानी पूर्वक पहचान, अतिरिक्त दमनकारी दवाओं से बचना और हेनी के उपचार के नियम अनुसार पुराने लक्षणों को पुनः प्रकट होने की करना। इसके बाद आता है कॉन्स्टिट्यूशनल ट्रीटमेंट। एक बार माइग्रेटिक अवरोध दूर हो जाते हैं तो संवैधानिक उपचार की उपचार का मुख्य तरीका बनता है कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी। तो ये संवैधानिक औषधि का चयन किस केसेस से किया जाता है कि टोटलिटी ऑफ सिम्टम्स मतलब लक्षणों की समग्रता, मानसिक विशेषताएं और शारीरिक लक्षण वंशानुगत प्रकृतियां, फिर टेंडेंसी। तो ये संवैधानिक औषधि वाइटल फोर्स पर गहराई से कार्य करती है और स्वास्थ्य को बहाल करती है और पुनरावृत्ति रोकती है, मतलब रिकरेंस रोकती है। इसके बाद सिक्वेंशियल थेरेपेटिक अप्रोच, जैसे मैंने भी कहा, तो ये अनुक्रमणिक चिकित्सीय दृष्टिकोण। तो ये क्या होता है, मायोसिस ब्लॉकेजेस का प्रबंधन अक्सर इस क्रम में किया जाता है। प्रमुख मायाजन की पहचान, बनाए रखने वाले कारणों को दूर करना, मायास्मेटिक रोधी दवा देना, आवश्यकता पड़ने पर संवर्ती दवा देना, दीर्घकालीन उपचार के लिए संवैधानिक मतलब कॉन्स्टिट्यूशनल। तो चैलेंज, इसमें हमें चैलेंजेस मतलब चुनौतियां क्या आती है पीडियाट्रिक मायोस्मेटिक मैनेजमेंट में। लक्षणों की अपूर्ण अभिव्यक्ति, माता पिता द्वारा रिपोर्टिंग में पूर्वाग्रह, बायस होते हैं कभी कभी माता पिता द्वारा दी गई इंफॉर्मेशन, बार बार दवा का दमन, सप्रेशन और तेजी से होने वाले रोग संबंधी परिवर्तन। इन चुनौतियों के लिए सावधानी पूर्वक दीर्घकालीन अवलोकन की आवश्यकता होती है, लॉन्ग टर्म ऑब्जर्वेशन आवश्यकता होती है इन सब चीजों। ये कुछ पैरामीटर्स है ट्रीटमेंट के दौरान जो हमें माइग्मेटिक ब्लॉक का पहचानने में और इसकी आइडेंटिफिकेशन और मैनेजमेंट में हेल्प करते हैं। तो इसमें आता है कि प्रीडिस्पोजिशन एंड इनहेरिटेड टेंडेंसीज मतलब प्रवृत्तियां और अनुवंशिक झुकाव। इसमें फैमिली मेडिकल हिस्ट्री, तो इसमें एलर्जी, अस्थमा, एक्जिमा, ऑटोइम्यून डिसीज या क्रॉनिक कोई आजार, नींद विकार जैसे कि ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया और स्लीपलेसनेस, इंसोम्निया, अनिद्रा कॉमन, माइग्रेन या और मिर्गी, मानसिक स्वास्थ्य चाहिए है कोई साइकोसिस जैसे कोई चिंता, ओसीडी है या फिर डिप्रेशन मतलब अवसाद। तो इसका महत्व क्या है इसमें,
अणुओं की संवेदनशीलताएं अक्सर प्रारंभिक रूप से प्रकट होती है, जिनकी पुनरावृत्ति संक्रमण और बिहेवियरल इनिबिशन संकोच संवेदनशीलता सेंसरी सेंसिटिविटी और नींद में परेशानी, ये इसका सिग्निफिकेंस है उस फैमिली मेडिकल हिस्ट्री का। इसके बाद कॉन्स्टिट्यूशनल टेंडेंसी, नैदानिक और होम्योपैथिक दृष्टिकोण से कुछ बच्चों में संवैधानिक प्रवृत्तियां दिखाई देती है, जैसे कि बार बार टॉन्सिलाइटिस, टॉन्सिल्स का इंफेक्शन है, अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इंफेक्शन या एलर्जी है, ओबेसिटी लिंक्ड स्लीप एपनिया जो होते हैं, मोटापे से जुड़ा नींद, श्वास की जो रुकावट है अभी कॉमन तौर पे बढ़ रही है, एलर्जी और हाइपर सेंसिटिविटी संवेदनशीलता है, बिहेवियर इनिबिशन, अस्थमा या मोटापा। तो इनका समझना क्यों जरूरी है कि इन प्रवृत्तियों को समझना व्यक्तिगत देखभाल और प्रारंभिक रोकथाम प्रिवेंटिव इंटरवेंशन के तौर पर ये हमें सहायक होता है। तो अगर टेस्टिंग के दौरान ही ये चीजें ली गई तो हम डिसीज प्रिवेंशन में भी हेल्प कर सकते हो सकती है। इसके बाद प्रिंसिपल्स ऑफ हाई क्वालिटी डॉक्यूमेंटेशन ड्यूरिंग केसेस, ये क्यों इम्पोर्टेंट है कि अगर ये पैरामीटर्स फॉलो किए गए और माइटमेटिक ब्लॉक अगर हम पहचानने में सक्सेसफुल हो गए तो फिर इसकी ट्रीटमेंट के लिए भी हमें इसका उपयोग हो सकता है। तो इसमें क्या क्या आता है, फर्स्ट वन इज प्रिसीजन, मतलब सटीकता। इस स्पीकिंग के दौरान अस्पष्ट शब्दों से हमें बचना चाहिए, कि उदाहरण के तौर पर बच्चा मूडी है, उसकी बजाय मतलब इसकी आवृत्ति और संदर्भ स्पष्ट करना चाहिए, कि जैसे बिना स्पष्ट कारण के मूड जल्दी बदलता है, या फिर पहले खुश रहता है और उसके बाद चिड़चिड़ा होता है। उसका इम्पोर्टेंस क्या है, तो होम्योपैथिक रूब्रिक सेटिंग भावनात्मक स्थितियां, जैसे अजनबियों का डर या फिर असफलता का डर, मोडालिटीज जैसे ठंड से बिगड़ने या मोशन से मतलब गति से बेहतर होना, और विशेषताओं मतलब स्थान, लोकेशन, संवेदन सहायक लक्षण पर निर्भर करती है हमारी होम्योपैथिक रूब्रिक। तो इसलिए जब हम डॉक्यूमेंटेशन करते हैं तो बच्चों के अनुभव का सही ढंग से प्रतिबिंबित करना बहुत जरूरी है, बिना किसी सामान्यकरण के या फिर किसी चेंजेस के, अल्टरेशन। इसके बाद न्यूट्रलिटी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मतलब तटस्थता, कि मूल्यांकनात्मक भाषा की बजाय वर्णनात्मक भाषा का हमें प्रयोग करना है। उदाहरण के तौर पे हमें इसके बारे में और बताइए, आपके विचार में, मतलब बच्चों को पूछना चाहिए कि आपके विचार में ये क्या हो रहा होगा। तो इसका महत्व क्या है कि बच्चों में चिंता कम होती है और ट्रस्ट बढ़ता है, भरोसा बढ़ता है, और केस लेने से सटीकता में सुधार है। उसके बाद तीसरा है क्रोनोलॉजी, मतलब कालानुक्रमणिकता। तो इसमें घटनाओं को समयबद्धता के क्रम में हमें दर्ज करना चाहिए, जैसे कि बुखार से पहले मतलब स्किन इरप्शन, संभवतः एलर्जी है, या फिर स्किन इरप्शन से पहले बुखार बुखार तो ये क्या इंडिकेट करता है कि वायरल कोई स्रोत होगा या फिर एक फीवर होगा। तो इसका सिग्निफिकेंस क्या है केस टेकिंग और मैथमेटिक ब्लॉक में, तो ये लक्षणों के मूल्यांकन और औषधियों के में आकलन में हमें मदद करता है। चौथा है सेपरेटिंग फैक्ट फ्रॉम इंटरप्रिटेशन, मतलब तथ्यों और व्याख्याओं को अलग करना, देखे गए तथ्यों और हमारी व्याख्याओं को अलग करना चाहिए। जैसे कि बच्चा क्लिनिक में नहीं बोला, आंखों का संपर्क टालता रहा और हम मान गए कि वो शर्मिला है या फिर चिंतित रहता है, ऐसा नहीं करना चाहिए। तो इसका सिग्निफिकेंस क्या है कि हमें केवल वही ध्यान में रखना चाहिए जो हम देखते या सुनते हैं। यदि बच्चा जिद्दी है और माता पिता से पूछे कि उसका कोई एग्जाम्पल दे दे, तो फिर वो ये हमें सटीक निदान में हमें सहायता करता है। उसके बाद है रेपटाइजेशन,
उसमें नैरेटिव हिस्ट्री से हम स्टार्ट कर सकते हैं, मतलब कथात्मक इतिहास। उसके बाद व्यक्ति पर वे लक्षण शामिल कर सकते हैं, वो जो कि बच्चे से भी लिए जा सकते हैं और पेरेंट्स से भी लिए गए हैं। इसके बाद तो हमें इसका वस्तुनिष्ठ अवलोकन करना चाहिए, और उसके बाद मोडेलिटी हमें लिस्ट करनी चाहिए उसकी कि किससे बेहतर है या किससे वर्ड। और ये सब करने के बाद जो CQRS और संविधान में तीन है, मतलब कॉन्स्टिट्यूशनल ट्रेट है, उनको हमें मार्क करना चाहिए। और यदि उपयोग किया गया हो तो, जैसे कि हम रिसर्च में करते हैं कि कोई स्केल है या स्कोर यूज किया गया है, तो हमें वो उससे अटैच करना चाहिए कि बिफोर और आफ्टर, या फिर बिफोर, ड्यूरिंग एंड आफ्टर केस, आफ्टर ट्रीटमेंट। और इसके बाद लक्षणों की समग्रता, टोटलिटी ऑफ सिम्टम का सारांश हमें प्रस्तुत कर देना चाहिए, और रूब्रिक हमें मैच करके औषधि का सेवन करना। इसके बाद आता है पोटेंसी का चयन। ये इस पर निर्भर करता है कि नेचर ऑफ कंप्लेंट क्या है, मतलब एक्यूट है, क्रॉनिक है। ये माइasthmatic ब्लॉक पोटेंसी सिलेक्शन का इसमें मतलब आज का ये विषय नहीं है, लेकिन ये माइasthmatic ब्लॉक के पहचानने में और उसका मैनेजमेंट करने में हमें यूजफुल होता है, इसलिए मैंने ये पॉइंट्स लिए। उसके बाद बच्चों की संवेदनशीलता, सेंसिटिविटी ऑफ चाइल्ड। तो अत्यधिक संवेदनशीलता या फिर चिंतित या फिर पीछे हटने वाले बच्चे, तो उसमें कम पोटेंसी या फिर इनफ्रिक्वेंट रिपीटेशन हमें देनी चाहिए। और जो मजबूत है, रोबस्ट है, या एक्सट्रोवर्टेड है, बहिर्मुखी है, या अति सक्रिय बच्चे हैं, उनके हमें हाई पोटेंसी वो सहन कर सकते हैं। तो औषध की गहराई, जो डेप्थ ऑफ रेमेडी एक्शन नीडेड क्या है, तो भावनात्मक व्यवहारिक विचार तो हमें मध्यम से उच्च पोटेंसी, और स्थानीय शारीरिक समस्या हो तो कम से हमें मध्यम पोटेंसी में देनी चाहिए। उसके बाद रिपीटेशन ऑफ मेडिसिन, जब पुराने लक्षण लौटे लेकिन पूर्ण लाभ नहीं हुआ है, प्रारंभिक सुधार के बाद फिर बच्चा लक्षण दिखाए, मतलब रिलैप्स हो गया है किसी कंडीशन का, तो हमें रिपीट करना चाहिए। और तब रिपीट नहीं करना चाहिए कि सुधार के दौरान एक्टिव इम्प्रूवमेंट अगर है, और इनिशियल एग्रेवेशन के बाद, मतलब कोई प्रारंभिक उत्तेजना के बाद हमें रिपीट नहीं करना चाहिए। बस ये केस टेकिंग के दौरान की कुछ पॉइंट्स है जो हमें मैथमेटिक ब्लॉकेज के आइडेंटिफिकेशन और मैनेजमेंट में हमें मदद करते हैं। अब लास्ट स्लाइड पे मैं आती हूँ, टेक होम मैसेज कि बाल चिकित्सा में मायाज्मेटिक अवरोधों के प्रबंधन के लिए मायाज्मेटिक सिद्धांत और नैदानिक अवलोकन की व्यापक समझ आवश्यक है। तो इसमें प्रभावी प्रबंधन रणनीतियों में शामिल है कि प्रमुख मायाज्म की पहचान, एंटी मायाज्मेटिक और इंटरकरंट दवाओं का उपयोग, नोजोज का उचित उपयोग, दमन यानी सप्रेशन का निवारण, और संवैधानिक शिक्षा जिसे हम कॉन्स्टिट्यूशनल ट्रीटमेंट। ये दृष्टिकोण उपचार में आने वाली बाधाओं को दूर करने और गहन दीर्घकालिक चिकित्सीय परिणाम प्राप्त करने में सहायक होती है। बच्चों में दीर्घकालीन रोगों के प्रबंधन में मायोज्मेटिक अवरोधों की भूमिका महत्वपूर्ण है। सफल उपचार इस पर निर्भर करता है कि अंतर्निहित मायाज्म की सावधानी पूर्वक पहचान, उपचार में विफलता का पैटर्न को पहचानना, उपयुक्त मायाज्मेटिक रोधी दवाओं का उपयोग, और सीक्वेंशियल कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिस्क्राइबिंग, जैसे क्रमिक संविधानिक माइasthmatic अवरोधों को दूर करने से स्वास्थ्य की गहन बहाली होती है और बच्चों में दीर्घकालीन रोगों की प्रगति को रोका था। ये कुछ रेफरेंस होती है, क्रोनिक ऑर्गेनिक मेडिसिन, जो साल कुछ। या थैंक यू डॉक्टर पूनम, आज के सेशन के लिए आपने बताया कि क्या क्या मियाज्मेटिक ऑब्स्ट्रक्शंस हो सकते हैं और क्या क्या हम गलतियां करते हैं एज अ होम्योपैथ।
जिससे पेशेंट को लॉन्ग लास्टिंग रिलीफ नहीं होता और दोबारा से कंप्लेंट्स यहाँ पे वापस आती रहती हैं। तो यस। एक अलग तरह का टॉपिक था ये मियास्मेटिक इंटरवेंशन के ऊपर। किसी का कोई क्वेश्चन या कुछ पूछना नेक्स्ट टाइम में चाहते कुछ एग्जांपल्स भी आज लेने वाली थी, लेकिन आज कोई केसेस के एग्जांपल्स नहीं लिए हैं। हैं? ओके। अगली बार जब प्रेजेंट करूंगी तो कुछ केसेस भी एग्जांपल लूंगी मैं। और किसी का कोई क्वेश्चन हो या कोई इनपुट देना चाहता है तो वो दे सकते हैं। यहाँ पे डॉक्टर पूनम, मैं जानना चाहूंगी, जैसे कई बार जो कॉजेशन होता है वो हमारा जैसे साइकोटिक या सोरिक होता है, पर मैनिफेस्टेशन जैसे होती है वो सिफिलिटिक होती है। जैसे कॉज हो सकता है हाँ, तो उस केस में हम क्या प्रिडोमिनेंट लेंगे कि जो इफेक्ट वाला मियाज्म है या पॉजिटिव वाला मियाज्म? नहीं नहीं, कॉजेशन वाला। कॉजेशन। ओके, नहीं कॉजेशन जैसे वाला। मैनिफेस्टेशन कई बार सिफिलिटिक होती है, जैसे हाँ साइकोटिक चिल्ड्रन में भी हमें डिस्ट्रक्टिवनेस देखने को मिलेगी, वायलेंट एंगर जी। देखने को मिलेगा, या टेंट्रम, जैसे आजकल एडीएचडी की केसेस है उसमें हाँ हाँ मोस्ट कॉमन सिम्टम यही होता है कि वायलेंस वायलेंट है, और मैनिफेस्टेशन उसकी ऐसी रहती है कि एग्रेसिव बिहेवियर है, लेकिन कॉज उसका सोरिक भी हो सकता है, साइकोटिक भी हो सकता है। तो वहां पे हम कॉज पे ज्यादा ध्यान देंगे ना कि इफेक्ट पे, क्योंकि इफेक्ट तो उसमें सिफिलिटिक ही आएगा। जी जी जी। और जो कॉज पे ध्यान देंगे, और जो प्राइमरी सिम्टम केस टेकिंग के दौरान जो माइजम बेसिक आएगा प्राइमरी लेवल पे, उसे ही हम देख के फिर उसका ये करेंगे, ट्रीटमेंट देंगे, वो ध्यान में रखते हुए। और जहाँ पे जैसे कि फैमिली हिस्ट्री होती है मेंटल डिजीजेस की, तो वहां पे कौन सा मियाज्म डोमिनेंट रहता है? जैसे बहुत सारे केसेस में एंजाइटी डिप्रेशन की हिस्ट्री होती है, या बाइपोलर जी। डिसऑर्डर की हिस्ट्री होती है, तो वहां हाँ पे हाँ कौन सा हाँ, मियाज्म? अभी कॉमनेस्ट है तो उसमें उसमें सोरा। कौन सा? सोरा। ओके। इसीलिए मैंने बोला अगली बार जब आऊंगी ना तो कुछ केसेस भी हैं, तो फिर वो प्रेजेंट करूंगी और उसका एनालिसिस भी करूंगी। ठीक। मतलब कोई स्किन की केसेस है, कोई बिहेवियरल वाले हैं तो जिसमें स्केल वगैरह भी यूज किया है। ओके ओके। हम्म। ओके डॉक्टर, और किसी का कोई इनपुट या कोई क्वेश्चन पूछना चाहता है डॉक्टर पूनम से तो वो पूछ सकते हैं, या अपना कोई केस इससे रिलेटेड शेयर करना चाहे। डॉक्टर राम परवेश आशा जी, आप कुछ इनपुट देंगे? थैंक यू नेहा कक्कर जी। कॉन्ग्रेचुलेशन डॉक्टर पूनम सिंधे। थैंक यू सर। बहुत बहुत अच्छा, शानदार। आपने जो है बच्चों के म्याजमेटिक, रोल ऑफ म्याजमेटिक पर बताए, अच्छा लगा। ये बहुत बहुत यस सर, बधाई हो। अगली बार केसेस के म्याज साथ शेयर म्याज करूंगी सर। बिना म्याज का तो क्रोनिक बीमारी ठीक ही नहीं होगा। जी जी देयर आर टू जी सर। टाइप्स ऑफ सिम्टम, सब्जेक्टिव सिम्टम एंड ऑब्जेक्टिव सिम्टम, है ना। तो जी सर। सब्जेक्टिव सिम्टम लेते हैं, और ऑब्जेक्टिव सिम्टम कॉन्स्टिट्यूशनल हो या बॉडी लैंग्वेज हो, तो कॉन्स्टिट्यूशनल ट्रीटमेंट बच्चे में बहुत अच्छा रोल करता है। जी म्याद यदि है, सोरा साइकोटिक एंड सिम्प्लिटिक, अब देखना है। विदाउट बिना सोरा का तो कोई म्याद होगा ही नहीं। सोरा जी साइकोटिक, सोरा सिम्प्लिटिक। तो सोरा तो बच्चे में रहता ही है, वो तो माँ के जी पेट से ही लेके आता है सोरा, है ना। तो इसलिए म्याद पर बहुत बढ़िया म्याद देने से ही पुराने बीमारी ठीक हुआ। हमारे लिखे भी हैं डॉक्टर हैंडमैन 72 एफ्रोजिम में कि जो है क्लासिफिकेशन ऑफ डिजीज, फर्स्ट लिखे हैं जो है इनडिस्पोजिशन मेंटेनेंस कॉज ऑफ डिजीज, एंड सेकेंड में लिखे हैं क्रोनिक डिजीज, जिसमें सोरा यस। साइकोटिक एंड सिफिलिटिक, है ना। ये तो यस सर। डॉक्टर सोनम, एक ये क्वेश्चन और आया है, ऑटिज्म में कौन सा मियाज्म लेंगे? हाँ, जैसे कि मैंने अभी बोला कि आ, ये हम पर्टिकुलर, वो जो पर्टिकुलर केस है वो देख के हम ये करेंगे, सिम्टम्स जो है सिम्टम टोटलिटी के अकॉर्डिंग। ऑटिज्म में सिफिलिटिक मियाज के अंतर्गत आता है, समझे ना। सिफिलिटिक आता है, मंद बुद्धि होता है, तो मंद बुद्धि जहां भी होगा सिफिलिटिक मियाज में आएगा, डिस्ट्रक्शन। समझे ना। जी जी हाँ,
तो एंगल ऑफ ट्रीटमेंट है, देर आर हाँ 2 एंगल सब्जेक्ट जो यस है, एक सिम्टोलॉजिकल एंगल, दूसरा मियाजमेटिकल एंगल, और तीसरा यस पैथोलॉजिकल एंगल। तो यस जो है सिम्टोलॉजिकल एंगल ओनली फॉर ट्रीट एक्यूट डिजीज इज द वेरी बेस्ट ट्रीटमेंट, एंड मियाजमेटिकल एंगल treat the chronic disease, and constitutional angle, and pathological angle is the very difficult। और हमारा है कि जो है treat the patient not the disease according to homeopathic science, है ना। तो वेरी वेरी थैंक्स डॉक्टर थैंक यू सिंह। सर, थैंक यू राम सर, थैंक यू नेहा मैम। ओके या थैंक यू डॉक्टर पूनम। और आगे जिस तरह से कहा कि केसेस भी लेके आएंगी मैम हमारे साथ, यस और लाइव हम केसेस उस पे देख सकते हैं कि किस तरह से मियाजमेटिक इन्वॉल्वमेंट से हम पीडियाट्रिक केसेस यस को ठीक कर सकते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर पूनम का। और इसी के साथ हमारा आज का हिंदी सेशन भी ओवर होता है, और इंग्लिश सेशन के लिए मैं हैंड ओवर करती हूँ